19 अप्रैल को पहले चरण के लिए 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होना है और सभी 543 सीटों के लिए 7 चरण में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र मतदान करेगा और 4 जून को आएंगे नतीजे। इसके बाद यह साफ हो जाएगा कि देश में 2024 के बाद शासन कौन करेगा, सरकार किसकी होगी। अब की बार देश में किसकी सरकार बनेगी ये जनता तय करेगी, लेकिन क्या पीएम मोदी हैट्रिक बना पाएंगे या इंडिया गठबंधन की लगेगी लॉटरी? ये सवाल लेकर दोनों ही गठबंधन इस समय जनता के बीच हैं और पहले चरण का मतदान होना है 19 अप्रैल को। लेकिन उससे पहले यानी इस मतदान से ठीक पहले आपका चैनल जी न्यूज आपके लिए लेकर आया है पोल्स ऑफ पोल, यानी जनता की नब्ज टटोलने के लिए जितनी भी कवायदें हुई, जितनी भी कोशिशें हुई, आखिर वो क्या बताती हैं। कल के आए प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू के बाद आखिर पहला महापोल क्या कहता है, यानी जनता के दिल में किसकी पोल है और इस पोल को कैसे खोला जा रहा है। ये तमाम चीजें आपको बताएंगे। करीब करीब ये साफ कर देगा देश का मिजाज, क्योंकि 2024 में दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी सवाल के साथ कि आखिर 24 की सरकार कौन बनाने जा रहा है और क्या कहता है देश का मूड, क्या कहता है जी न्यूज का ये महापोल। पीएम मोदी के इंटरव्यू के बाद पहला महापोल। सवाल कांग्रेस को पूछना चाहिए कि सनातन के खिलाफ इतना जहर उगलने वाले लोगों के साथ तुम क्यों बैठे हो भाई? पहले चरण से पहले देश का मूड क्या है? There is no need for Indian people to disrespect each other, to hate each other, to fight with each other. जी न्यूज पर पोल ऑफ पोल्स। हमने क्यों अयोध्या में रामलला कोई विराजमान नहीं किया है? वहां की माफिया और अपराधियों को राम नाम सत्य है की यात्रा में एनडीए 400 पार जाएगा? मैं आपसे विनती करता हूं कि आप सभी एक हो जाओ, मिलकर चलेंगे। इंडिया की टक्कर कैसी है? तो लोकसभा चुनाव 2024 का मैदान कैसा नजर आ रहा है, किस तरीके से तमाम दल नेता जनता को प्रभावित और लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और वोटिंग से पहले जी न्यूज पर महापोल की बात कर रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग में महज 72 घंटे का वक्त बचा है और इससे ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू सामने आया और इस इंटरव्यू से के बाद महापोल में किसको बहुमत मिलता नजर आ रहा है, इस पर आज चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे। तमाम खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे। किसको मिलेगी हार और नतीजों में किसको मिलेगा बहुमत का हार, ये जो सवाल है इसके साथ जनता का मन टटोलने की तमाम कोशिशें इस चुनाव से पहले हुई और वोटिंग से पहले सबसे सटीक नतीजे 543 सीटों पर क्या रहने वाले हैं ये भी आपको सबसे पहले जी न्यूज पर ही मिलेगा। लेकिन जनता का मिजाज, जनता का मूड, जनता के मन की नब्ज क्या कह रही है वो भी जरा देखिए। तो देखिए इस पर चर्चा करें, इसके लिए कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह मेरे साथ हैं, साथ ही ईशान त्यागी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजकिशोर मेरे साथ हैं, साथ ही मुकेश केजरीवाल भी मेरे साथ होंगे थोड़ी ही देर में। तो तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और इसी सवाल के साथ मैं आप दोनों का भी रुख करना चाहूंगा, ईशान त्यागी और राजकिशोर। ईशान जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगा, लेकिन उस पर सवाल पर मैं आऊं उससे पहले जरा दर्शकों को यह भी बता दें कि दरअसल आंध्र प्रदेश, क्योंकि दक्कन का मोर्चा हमेशा दिल्ली की सत्ता का रुख तय करता रहा है, तो इसलिए दक्कन का मोर्चा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आंध्र प्रदेश का हाल इस समय क्या है, आंध्र प्रदेश के चुनावी मैदान की तस्वीर कैसी है, वो जरा पहले आप देख लीजिए, उसके बाद तमाम खास मेहमानों का रुख करेंगे। तो देखिए यहां पर हम अगर सीटों के गणित की बात करें तो आंध्र प्रदेश में पोल्स ऑफ पोल्स क्या कहता है, बीजेपी के पास इस समय जो है वो 6 सीटें हैं, लेकिन जो टोटल सीटें हैं, कुल सीटें हैं 25 सीटें हैं। और ये देखिए क्या आ सकती हैं, वाईएसआरसीपी जो है उसके खाते में 8 सीटें आ सकती हैं, ये तस्वीर नजर आ रही है। महापोल क्या कह रहा है वो आपको बता रहे हैं। 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश की, उसके अंदर से टीडीपी को 11 सीटें हासिल हो सकती हैं। टीडीपी इस समय एनडीए के साथ है, यानी बढ़त और फायदा एनडीए को मिल सकता है। तो देखिए कुछ ऐसी तस्वीर नजर आ रही है। बीजेपी और एनडीए
यानी अगर बात की जाए बीजेपी और टीडीपी मिलकर जो कि एनडीए का हिस्सा है, उस एनडीए के पास बढ़त यहां नजर आ रही है। वाईएसआरसीपी जो कि आंध्र प्रदेश की सत्ता में इस समय सत्तारूढ़ है, लेकिन लोकसभा चुनाव की परीक्षा में फिलहाल उसके नंबर कम आते नजर आ रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश की यह तस्वीर है। आंध्र प्रदेश आपको याद होगा कि 2004 में जब सत्ता का परिवर्तन हुआ था, यानी कांग्रेस के पास एनडीए से सत्ता हासिल हुई थी, तो उस समय भी एक बड़ी भूमिका आंध्र प्रदेश की थी, क्योंकि उस समय में कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश से सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो हासिल की थी। और चलिए इसी सवाल के साथ कि आखिर आंध्र प्रदेश का चुनावी मैदान क्या कह रहा है और कांग्रेस को कितनी उम्मीदें हैं, इंडिया गठबंधन के लिए क्या फेवरेबल होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है, ईशान त्यागी का रुख करते हैं। ईशान, जिस तरीके से मैंने जिक्र किया 2004 के अंदर जब एनडीए से सत्ता यूपीए के हाथ में आई थी, उस समय आंध्र प्रदेश की एक बड़ी भूमिका थी। क्या आपको लगता है कि इस बार आंध्र से आपको कोई फायदा मिल रहा है? क्योंकि ये जो हमने पोल्स ऑफ पोल दिखाया, इसमें तो कांग्रेस कहीं फिगर आउट ही नहीं कर रही है, जबकि कांग्रेस से टूटकर बनी वाईएसआरसीपी फिर भी एक बढ़त या कहा जाए एक आंकड़ा हासिल करके बैठी है। उपाध्याय जी, सबसे पहले तो आज चैत्र नवरात्रि की दुर्गाष्टमी है, तो मैं सभी देशवासियों को, अपने सम्मानित पैनलिस्ट को और आपकी पूरी टीम को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और माँ भगवती को याद करते हुए सिर्फ यही कहना चाहूँगा, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ भगवती, मेरे देशवासियों को अच्छी बुद्धि दीजिए। मेरे जितने भी युवा भाई बहन बेरोजगार हैं, इस समय करोड़ों युवा भाई बहन बेरोजगार हैं, उनको रोजगार दीजिए। महिलाएं जिस तरह से हमारे देश में महंगाई से परेशान हैं, उनको महंगाई से मुक्ति दिलवाइए। मेरे देश की सीमाओं पे चीन खड़ा हुआ है। बिल्कुल ईशान जी, मैं रोकूंगा आपको, क्योंकि पोल्स ऑफ पोल के जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी को सिर्फ 6 सीटें हासिल हो रही हैं, लेकिन टीडीपी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर यहां उभरती हुई नजर आ रही है। और पोल्स ऑफ पोल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 72 घंटे बाद पहले चरण का मतदान होना है, और उस पहले चरण के मतदान से पहले जो तस्वीर सामने आ रही है उसके अंदर टीडीपी के हाथ में 11 सीटें हासिल हो रही हैं, वहीं बीजेपी के खाते में केवल 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा जो 8 सीटें हैं वो वाईएसआरसीपी के पास जाती हुई नजर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश के चुनावी मैदान के अंदर हर कोई जोर लगा रहा है, ताकत आजमाइश हो रही है, और दक्कन का मोर्चा, जैसा मैंने कहा कि दिल्ली के सत्ता की तस्वीर तय करने के लिए बेहद अहम भूमिका निभाता है। ईशान जल्दी से अपनी बात पूरी करेगा, उसके बाद मैं राजकिशोर की भी टिप्पणी लूंगा इस पर। उपाध्याय जी, देखिए, दक्षिण का जो मोर्चा है इस समय वो इंडिया गठबंधन के साथ है। आप चाहे कोई सा भी राज्य उठा लीजिए, तमिलनाडु उठा लीजिए, तेलंगाना उठा लीजिए, कर्नाटक उठा लीजिए, आप केरल उठा लीजिए, कोई सा भी राज्य उठा लीजिए, वो इंडिया गठबंधन के साथ है। और आपने देखा होगा जिस तरह से हमारी चलिए आप दावा कर रहे हैं कि दक्षिण जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ मेहनत कर रही है, इस बात से सहमत है कि दक्षिण का जो बहुमत है वो अभी भी इंडिया गठबंधन के हाथ में है, उसकी जोर आजमाइश जो है वो यहां पर कारगर साबित हो रही है। आप अपना सवाल रिपीट करेंगे? मैं पूरा सवाल आपको सुन नहीं पाया। 11 मिलने दोनों गठबंधन में, तो कम से कम ऐसा लगता था कि दक्षिण भारत में निश्चित तौर पर तमिलनाडु सबसे बड़ा राज्य है, तेलंगाना में कांग्रेस को बढ़त होनी चाहिए थी, आंध्र प्रदेश में कहीं पर भी कांग्रेस नहीं दिखाई पड़ रही है, तो इतनी सीटों में कांग्रेस का पूरी तरीके से शून्य होना ठीक नहीं। अभी कांग्रेस के जो अपने प्रवक्ता थे त्यागी जी, वो कह रहे थे कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, लेकिन पब्लिक के लिए बुद्धि रूपेण संस्था की बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर शक्ति रूपेण संस्था जो पहला आपने खोला है जो आंकड़ा, उसके हिसाब से तो वो एनडीए के बिल्कुल राजकिशोर, और लोकसभा चुनाव के इस चुनावी महासमर के अंदर शक्ति और शक्ति को लेकर की गई टिप्पणियां भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था। अगले राज्य का भी रुख कर लेते हैं क्योंकि यह भी दक्षिण भारत का राज्य है। हम बात करेंगे कर्नाटक की, क्योंकि कर्नाटक से भी एक बड़ा आंकड़ा जो है वो पोल्स ऑफ पोल्स में सामने आ रहा है। और कर्नाटक की तस्वीर दिखाएं आपको, वो देख लीजिए जरा कि कर्नाटक में देश का मूड क्या कह रहा है, यानी कर्नाटक की जनता किसे चुनती हुई नजर आ रही है। कुल 28 सीटें हैं कर्नाटक के अंदर, जहां पर बीजेपी को 22 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। ये एक बड़ा रिटेंशन कहा जा सकता है, क्योंकि कर्नाटक में लोग विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस को बहुमत हासिल हुआ था, लेकिन कांग्रेस के खाते में लोकसभा चुनाव की महज 4 सीटें ही जाती हुई नजर आ रही हैं। और ये एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव कहा जा सकता है। जेडीएस के खाते के अंदर 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, यानी एनडीए का खाता यहां पर मजबूत हो रहा है। बीजेपी अपने दम पर 22 सीटें, तो वहीं जो जेडीएस है जो कि अब एनडीए का हिस्सा है, उसकी भी 2 सीटें इसमें अगर जोड़ दीजिए तो 24 सीटों के साथ में बीजेपी यहां पर बहुमत हासिल करती हुई नजर आ रही है, और कांग्रेस के खाते में केवल 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो कहा जाए कि यह एक बड़ा आंकड़ा है। आरपी सिंह का भी रुख कर लेते हैं। आरपी सिंह, यह कहा जाए कि लगातार कहा जा रहा था विधानसभा चुनाव में जिस तरीके के नतीजे सामने आए थे कि बीजेपी को झटका लग सकता है, लेकिन पोल्स ऑफ पोल अभी यह कह रहा है कि आप अपना आंकड़ा जो है वो सुरक्षित रखने में कामयाब नजर आ रहे हैं। यहां पे सिर्फ कर्नाटका में नहीं, अभी आप तेलंगाना दिखाएंगे, वहां पर भी आपको ऐसे ही चमत्कार दिखेगा। आपने अभी आंध्रा दिखाया, वहां पर हम लोग अलायंस में मिलकर लगभग
19 सीटें आपके आंकड़े के हिसाब से 17 सीटें हम लेकर जा रहे हैं और कांग्रेस का वहाँ खाता भी नहीं खुल रहा। तो लोग इस बार स्पष्ट हैं, ये देश का प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है, ना कि राज्य का मुख्यमंत्री। और देश के प्रधानमंत्री के नाते से लोग मोदी जी को देखते हैं और चाहते हैं कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और देश को जिस रास्ते पे लेकर जा रहे हैं उसमें आगे लेकर जाए। बिल्कुल आरपी सिंह, मैं ईशान त्यागी की भी टिप्पणी चाहूंगा इस पूरे मामले के ऊपर। ईशान, यहां पर क्या हो गया कर्नाटक में? कर्नाटक में तो आप कह रहे थे कि वहां पर जो है पासा पलटेगा, 2019 की तस्वीर बदलेगी। ये जो तस्वीर है ये तो बता रही है कि लगभग 2019 की तस्वीर ही दोहराती हुई नजर आ रही है यहां पे। बता जी, जब कर्नाटका के चुनाव थे, अभी विधानसभा के चुनाव थे, तब भी इस तरह के कई पोल आ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक की जनता को परेशान करने का काम किया है, वहां पे करप्शन करने का काम किया है, उससे बाकी जनता बहुत भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट थी, इसलिए कांग्रेस की वो सरकार बनी। और ऐसे ही तेलंगाना में हुआ। तेलंगाना में इन्होंने पुरजोर कोशिश कर लिया, अमित शाह भी वहां चले गए, प्रधानमंत्री जी भी वहां चले गए, कई बैठकें कर ली, बूथ लेवल की बैठकें, ये बोलते थे बूथ लेवल की बैठकें कर रहे। नतीजा क्या आया? कांग्रेस ने वहां सरकार बनाई। तो इसी तरह से हमारी जो गवर्नेंस है दोनों ही राज्यों में, नतीजों की तस्वीर तो 4 जून को साफ हो जाएगी, लेकिन पोल्स ऑफ पोल जो हम दिखा रहे हैं और लोगों को हमारा पूरी कोशिश आ रहा है, उसके आंकड़ों की बात कर रहे हैं। जितने भी ये पोल हैं ये उलट हो जाएंगे और थोड़े समय बाद वहां पे दोनों ही जगह कांग्रेस की। चलिए देखना होगा कि ये पोल उलटते हैं या पलटते हैं, किस तरीके से तस्वीर वहां पर बरकरार रहती है बीजेपी के लिए या वहां पर तस्वीर बदलती है। तमिलनाडु का भी रुख कर लेते हैं, उसके बाद मैं मुकेश केजरीवाल की भी टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि इन 3 दक्षिण के राज्यों की हम बात कर रहे हैं और दक्षिण का जो पूरा मोर्चा है वो बहुत महत्वपूर्ण है इस समय सत्ता की इस 2024 की लड़ाई के लिए भी। और देखिए तमिलनाडु की 39 सीटों के ऊपर चुनाव होने हैं और यहां पर पोल्स ऑफ पोल क्या कहता है? देखिए 39 सीटें हैं तमिलनाडु की, यहां पर भी खासी जोर आजमाइश हो रही है। डीएमके के खाते में यहां पर 20 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही एआईडीएमके, क्योंकि जयललिता के जाने के बाद से यहां पर एआईडीएमके कमजोरी का सामना कर रही है लगातार और 2 सीटें जाती हुई उसके पास नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में केवल 6 सीटें इस समय जाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी जो सारा जोर लगा रही थी, क्या उसके पास कितनी सीटें आएंगी? देखिए तो 2 सीटें बीजेपी के पास जा सकती हैं, बीजेपी का खाता खुल सकता है तमिलनाडु के अंदर और ये होगी बिग पिक्चर। तो तमिलनाडु की 39 सीटों के ऊपर ये बड़ी पिक्चर आपको दिखा रहे हैं। डीएमके के पास में 20, एआईडीएमके 2, कांग्रेस के पास 6 सीटें और बीजेपी के पास में 2 सीटें। पोल्स ऑफ पोल क्या कहता है? पोल्स ऑफ पोल ये कहता है कि कुछ ऐसी रहने वाली है तमिलनाडु की तस्वीर। तो तमिलनाडु में डीएमके सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेगी, यानी डीएमके की बढ़त, डीएमके के पास में जो सत्ता है तमिलनाडु की वो बरकरार रह सकती है और साथ ही लोकसभा के अंदर भी सबसे ज्यादा सांसद जो हैं वो डीएमके भेज सकती है। तो आरपी सिंह, मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा इस पूरे मामले के ऊपर। अगर तमिलनाडु का ताला खुलता है तो बीजेपी के पास यहां जाती हुई केवल 2 सीटें नजर आ रही हैं, लेकिन ये एक बड़ी बढ़त, एक बड़ी कामयाबी होगी अगर 2 सीटें भी आती हैं, क्योंकि वहां तो आपके पास शून्य था। देखिए आज से कुछ साल पहले तक लोग मानते नहीं थे कि हम बंगाल में इस प्रकार से सीटें जीतेंगे, उस प्रकार से बंगाल की जनता हमको आशीर्वाद देगी। आज वह सच हो गया, बंगाल की जनता ने हमको भरपूर आशीर्वाद दिया। यही तमिलनाडु और केरल में होने वाला है। बंगाल और तमिलनाडु दोनों के अंदर तमिलनाडु और केरल दोनों के अंदर हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आगे के लिए रास्ता अपना बनाएंगे। बिल्कुल आरपी सिंह, मैं मुकेश केजरीवाल का भी रुख कर लेता हूं। मुकेश, 130 सीटें हैं दक्षिण की और दक्षिण की इस 130 सीटों में से जो 3 राज्यों की तस्वीर हमने दिखाई उसके अंदर अगर केवल तमिलनाडु की बात की जाए तो वहां इंडिया गठबंधन के पास बढ़त नजर आ रही है, लेकिन आंध्र प्रदेश हो चाहे कर्नाटक हो, यहां पर इंडिया गठबंधन का गणित जो है वो गड़बड़ा रहा है। कारण देखिए, कर्नाटक वो राज्य है जिसके जरिए भाजपा की दक्षिण में एंट्री हुई थी और कर्नाटक में इस बार भी भाजपा काफ़ी मजबूत है। वो आपके पोल में भी दिखाई दे रहा है और ज़मीन पे भी दिखाई दे रहा है। वहाँ पे निश्चित तौर पे भाजपा काफ़ी बढ़त बना के रखी हुई है। लेकिन इससे ठीक तमिलनाडु में ठीक उल्टा देखें तो तमिलनाडु में अध्यक्ष बना दिया उन्होंने तो कर्नाटक से। बिल्कुल। और देखिए कि तमिलनाडु में अभी सबसे बड़ा जो पिन पॉइंट, मतलब एक पेन पॉइंट जो है बीजेपी का, वो तमिलनाडु ही बना हुआ है। वहाँ पे अभी भी इस बार भी देखें तो भले ही डीएमके एकदम स्वीप करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी को 2 सीट आपके पोल में दिखाई दे रहा है। लेकिन वहाँ पे जो ज़मीनी हकीकत जो बता रहे हैं हमारे साथी, उसमें कह रहे हैं कि भाजपा
मुश्किल से 1 या 2 सीट। चलिए राजकिशोर से भी पूछ रहे थे। राजकिशोर, पिछली बार जब हम चर्चा कर रहे थे इसी मंच से, तो आपने कहा था कि तमिलनाडु से मुश्किल है 2 सीटें भी निकलना। क्या लगता है कि ये 2 सीटें आती हुई यहां पर नजर आ रही हैं, या अभी ये केवल ग्राउंड सॉफ्टनिंग की एक्सरसाइज है? नहीं, मुझे लगता है कि बहुत ऑप्टिमिस्टिक फिगर है। अभी भी 2 सीटें, जो मेरा जो अपना आकलन है, निश्चित तौर पे अन्नामलाई वहां बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन डीएमके ने वो सीट सीपीआई को देने के बजाय खुद अपना कैंडिडेट उतारकर अपनी पूरी ताकत वहां पर लगा दी है। तो अगर एआईडीएमके के साथ में बीजेपी जाती तो मैं बता रहा हूं ये तस्वीर काफी उल्टी होती, लेकिन बीजेपी 2024 के लिए नहीं, 2029 के लिए जाने की कोशिश है। तमिलनाडु की कौन सी वो 2 सीटें हैं? क्या रामेश्वरम और कन्याकुमारी 2 सीटें मानी जा रही हैं? जी बिल्कुल, रामेश्वरम और कन्याकुमारी को लेकर ही ये चर्चा है। कन्याकुमारी में ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी और अन्नामलाई की अपनी एक छवि है। अन्नामलाई ने जिस तरीके से पूरा वहां पर पदयात्रा की, ठीक वैसे ही जैसे आंध्र प्रदेश में वाईएसआर ने पूरा अपने कदमों से नाप दिया था पूरा प्रदेश, और उसके बाद 2 बार वो कैसे प्रचंड बहुमत से सत्ता लेकर आए। लेकिन तमिलनाडु में अभी मंजिल बीजेपी के लिए दूर है, लेकिन निश्चित तौर पर राजकिशोर आगे बढ़ते हैं और तमिलनाडु और दक्षिण के मोर्चे के बाद सीधे चलते हैं पश्चिम में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाने के लिए जनता के बीच में घूम रहे हैं। लेकिन उनके सत्ता के सफर की शुरुआत जो है वो गुजरात से हुई थी। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने 2001 में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी, सत्ता के सफर की शुरुआत की थी। और गुजरात का हाल क्या कहता है, क्योंकि गुजरात की सीटें भी देख लेना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गुजरात को माना जाता है बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़, और 26 सीटें हैं गुजरात के अंदर। और गुजरात की इन 26 सीटों के ऊपर बीजेपी लगातार 2019 के अंदर भी उसने 26 में से 26 सीटें हासिल की थी, और कांग्रेस का यहां खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी 26 बनाम 0 ये गणित रहने वाला है। पोल्स ऑफ पोल ये कहता है कि जनता जो है उसका आशीर्वाद 100% यहां पर बीजेपी के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है, और अदर्स का खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। यानी वो आम आदमी पार्टी जिसे 2 सीटें दी गई थी गुजरात के अंदर, उसके खाते में और ईटीजी, ये वो तमाम 4 एजेंसीज हैं जिन्होंने पोल्स ऑफ पोल किया है, जिन्होंने वो तमाम जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की है, जनता के बीच जाकर उनका मन जानने की कोशिश की है, और उसी मन जानने की कवायद से निकले हुए आंकड़े हम दिखा रहे हैं। साथ ही तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गुजरात की हम चर्चा कर रहे हैं। ईशान त्यागी, गुजरात का ये आंकड़ा क्या कहता है? आप लगातार तमाम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद गुजरात का आशीर्वाद हासिल नहीं हो रहा है, या माना जाए कि कांग्रेस ने गुजरात को फिलहाल छोड़ दिया है? नहीं, देखिए, कांग्रेस ने किसी भी राज्य को नहीं छोड़ा है। हमारे लिए हर एक राज्य, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, हमारे लिए हर एक राज्य महत्वपूर्ण है, और हम हर राज्य में उसी पुरजोर कोशिश करेंगे जहां हम दूसरे देश के किसी दूसरे कोने में कर रहे हैं। गुजरात में हमारी रणनीति ये है कि हम मजबूती से वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। अच्छे हमारे कैंडिडेट्स हैं इस समय वहाँ पे, और देखा जाए तो 2018 का जो चुनाव था, 2017 वाला जो चुनाव था, उसमें हमने बेहतर परफॉर्म किया था, बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो मत होइए आप, क्योंकि 2017 के चुनाव की आप बात कर रहे हैं, 2022 राज्य सरकार की जो नीतियां हैं, जो उनकी कुनीतियां हैं, उनको जनता के सामने। जी, 2022 के चुनाव की तो वो तो लेटेस्ट चुनाव है ना, अभी के आंकड़े वो हैं। हाँ, 2022 के चुनाव में हमारी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया नहीं रही, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन हम वही रणनीति से जो हम 2017 आपके अपने नेताओं ने जो है वो छोड़ी है। चलिए, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन हिमाचल के आंकड़े भी देख लेते हैं। हिमाचल के आंकड़े भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिमाचल के अंदर भी हाल में सत्ता का बदलाव हुआ था। तो देखिए, हिमाचल के अंदर कांग्रेस के हाथ में सत्ता आई थी, लेकिन अभी अगर देखें तो हिमाचल की 4 लोकसभा सीटें हैं, और हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों में भी यहां बहुमत का आंकड़ा बीजेपी एनडीए के हाथ में जाता हुआ नजर आ रहा है। 3 सीटें उसके पास में, जबकि कांग्रेस के पास में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है पोल्स ऑफ पोल के अंदर। तो देखिए, ईटीजी, सीएनएक्स, मेटराइज, जन की बात, इनके तमाम के जो पोल्स हमने किए हैं, उन पोल से जो आंकड़े हैं
तो अब देश के जो बड़े राज्य हैं उनकी भी हम तस्वीर दिखा रहे हैं। और देखिए हिमाचल की जो बड़ी तस्वीर है कुछ इस तरीके की नजर आ रही है, और मंडी की सीट के ऊपर जहां पर कंगना रनौत और विक्रमादित्य सिंह के बीच में टक्कर हो रही है, देखना होगा कि वहां पर ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि दोनों तरफ से दावे बहुत सारे किए जा रहे हैं। तो देखिए ये जो तमाम तस्वीर है, देश का मूड क्या कह रहा है, 72 घंटे बाद पहले चरण का चुनाव होना है और इस चुनाव के अंदर तस्वीर क्या उभर रही है वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकिशोर, अगर इन बड़ी तस्वीर की बात की जाए, हिमाचल के अंदर अभी भी सत्ता का गढ़ जो है वो बीजेपी के ही हाथ। बिल्कुल, वो इसलिए भी क्योंकि देखिए वन पेंशन स्कीम जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो लागू की गई और अग्निवीर योजना को लेकर जो फायदा मिला था और 1% वोट का ही अंतर था। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि जिस मंडी सीट का आप जिक्र कर रहे थे वही एक सीट है जिसमें कांग्रेस टक्कर में है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर कुव्यवस्था और आर्थिक संकट खड़ा हुआ, वहाँ पर सैलरी का भी संकट खड़ा हुआ, तो लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि वादे करना, सत्ता में आ जाना, बिल्कुल वादे और इरादे तमाम तरह से जताए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गारंटियों की जो चर्चा हो रही है, जनता किसकी गारंटी को मान रही है, ये बड़ा सवाल है। जी न्यूज़।